हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं शैक्षिक नवाचार क्या होता है। और ये डीएलएड थर्ड सेम का नोट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शैक्षिक नवाचार या नवाचार से आप क्या समझते हैं? शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए जिन नूतन विचारों, कार्यक्रमों, विधियों, प्रविधियों तथा तकनीकी का समावेश करने का समर्थन किया है, उन्हें हम नवाचार की संज्ञा देते हैं। जो भी नई तकनीकी होती हैं, जो भी नई विचार होते हैं, शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए लाए जाते हैं समय के साथ, उसको हम नवाचार का नाम देते हैं। ठीक है। शैक्षिक नवाचार में शिक्षा के अंतर्गत नूतन का मतलब भी नवीन होता है, प्रवृत्तियाँ, प्रयोगों और सिद्धांतों का उद्गम हुआ था। ठीक। शैक्षिक नवाचार का अर्थ क्या होता है, ये तो थोड़ा सा हम उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट था देखे हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप छोटा सा लिख सकते हो कि नवाचार अंग्रेजी भाषा के शब्द इनोवेशन से हुआ है। नवाचार का मतलब होता है इनोवेटिव, यानी इनोवेशन शब्द से हुआ है और इसको हिंदी में नवाचार कहते हैं। यहाँ इसका अर्थ क्या होता है, प्रचलन या नवनिर्माण है। यहाँ नई जो रीतियाँ होती हैं, नई प्रचलन जो होते हैं, नवनिर्माण से है। और हिंदी में क्या होता है कि नवाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि नव हो गया और आचार हो गया। नव का मतलब होता है नया, नवीन, और आचार का होता है व्यवहार, हम कह सकते हैं। ठीक है। तो दोनों नौ और नौ दिन आचार से मिलकर बना है। नौ शब्द का अर्थ होता है नवीनता का परिचायक, और आचार शब्द का होता है कि जिसका आचरण या व्यवहार या परिवर्तन को कह सकते हैं हम। ठीक है। तो नवाचार क्या होता है? नवाचार एक ऐसा परिवर्तन है जो पूर्व स्थापित विधियों, वस्तुओं तथा परंपराओं में नवीनता का समावेश दृढ़ इच्छा शक्ति से करे। नवाचार एक ऐसा परिवर्तन है जो पूर्व स्थापित विधियों, जो पहले से चली आ रही हैं, उनमें नई वस्तुओं, परंपराओं तथा नवीनता का समावेश करना ही नवाचार होता है। तृतीय यहाँ पे आप देख सकते हो कि तृतीय यूनेस्को सम्मेलन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि 1971 में हुआ था तृतीय यूनेस्को सम्मेलन के दस्तावेज में नवाचार के लिए क्या कहा गया था। तो ये क्या बोला गया था इसमें? नवाचार क्या होता है कि नवाचार एक नूतन विचार की शुरुआत है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसका विस्तृत उपयोग प्रचलित व्यवहारों तथा तकनीकों के स्थान पर किया जाता है। यह मात्र परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका क्रियान्वयन और निरंतर परीक्षण तथा प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। ये यूनेस्को तृतीय जो सम्मेलन हुआ था उसमें कहा गया था। अगर कहीं पे अगर आप मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि नवाचार क्या होता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये लिख सकते हो कि शिक्षा में नवाचार एक का अभिप्राय स्थापित शिक्षा प्रणाली में नए व्यवहार अथवा नवीन विधियों एवं रीतियों का समावेश करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन या अति लघु में आएगा कि शैक्षिक नवाचार से आप क्या समझते हो। तो आप ये लिख सकते हो कि शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय स्थापित शिक्षा प्रणाली में नए व्यवहार अथवा नवीन विधियों एवं रीतियों का समावेश करना है। ये आपका 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब हम परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है नवाचार या शैक्षिक नवाचार का। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन देखेंगे वो E.M. रोजर्स के अनुसार। E.M. रोजर्स ने क्या कहा था, ये इम्पोर्टेंट है, इनका पूछा जाता है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति या प्रसिद्ध व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। क्या बोला था इन्होंने? नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। ठीक है। इस पर हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट है, ये एग्जाम में आता है। HS भोला का उतना नहीं आता। इनके अनुसार क्या होता है कि नवाचार एक विचार है, एक अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड है, कौशल युक्त एक यंत्र है, या इनमें दो या दो से अधिक ऐसे तथ्य हैं जिन्हें व्यक्ति ने संस्कृति ने पहले व्यवहारिक रूप से नहीं अपना है। नवाचार क्या होता है? जो पहले नहीं कभी हुआ है वो अब ही से हो, मतलब नया हो। तो उन्होंने ये बोला है। उसके बाद थर्ड है H.G. वॉर्नेट। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो नवाचार एक विचार है, इनके अनुसार क्या है, नवाचार एक विचार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। क्या होता है? जो वर्तमान है उससे
वो भिन्न होता है। तो नवीन चीज़ें जो होती हैं वो वर्तमान से जो चेंज होता है वर्तमान में, वही तो नवाचार होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव या एम्स क्या होता है शैक्षिक नवाचार का? फर्स्ट इसमें क्या है, शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था की विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा को आगे पहुंचाना। ठीक। दूसरा उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके, जिससे वे अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रहे। तीसरा होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। नवाचार का उद्देश्य, शैक्षिक नवाचार का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए। ठीक। नवाचार के प्रकार ये उतना नहीं पूछा जाता है, बट इन केस अगर आता है तो आप पढ़ सकते हो कि नवाचार के 4 प्रकार होते हैं। तकनीकी नवाचार, उत्पाद और सेवा नवाचार, रणनीति और संरचनात्मक नवाचार, फोर्थ है सांस्कृतिक अभिनव। ये 4 प्रकार होते हैं नवाचार के। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या होती है? तो नवाचार के द्वारा वर्तमान विधियों और परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान जो स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए जो भी विचार लाए जाते हैं, तकनीकी लाई जाती है, उनको ही नवाचार कहा जाता है, और आप ये लिख सकते हो। फिर होता है शिक्षा में नवाचार के माध्यम से नवीनतम तकनीकी का विद्यालय तक पहुंचाया जाता है। नई जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आप प्रोजेक्टर पे पढ़ रहे हो, ये सारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये सब नवाचार के ही तो हैं। फिर उसके बाद शिक्षा में नवाचार के माध्यम से, ये तो हो गया। नवाचार में हमेशा विशिष्टता के तत्व विद्यमान रहते हैं। ठीक। शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता क्यों होती है? शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा मात्रात्मक प्रसार करने के लिए, शिक्षा का ही विकास करने के लिए। अभी जो कोरोना चल रहा है, अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ता है, क्लास कैसे बच्चों की चलती है? 1 साल से ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ये भी एक नवाचार ही तो है। सामाजिक आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए चाहिए होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतने ही साधन बनाए जाएं, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जनसंख्या बढ़ रही है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए। फिर उसके बाद होता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार करने हेतु। क्या करने? वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार करने हेतु शिक्षित बेरोजगारी को रोजगार का अवसर सुलभ कराने। जो भी अब रोजगार है वो उस दिया जाए, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक। उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य एवं आवश्यकता में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? शिक्षा के उद्देश्य उसकी पाठ्यचर्या एवं नूतन विषय सामग्री क्रमित करना। जो भी सिलेबस है उसमें नई नई चीज़ें लाना, मानवीय संसाधन का विकास करना, परिवर्तनशील समाज के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप विकसित करना। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है, शिक्षा के स्वरूप का भी परिवर्तन किया जाए। शैक्षिक नवाचार का महत्व देखेंगे हम। शैक्षिक नवाचार के क्या महत्व हो सकते हैं? नवाचार के द्वारा शैक्षिक संरचनाओं तथा अंतर्वस्तु का नवीकरण किया जाता है। शैक्षिक नवाचार का महत्व शिक्षा में उपयोगी तथा गुणात्मक उन्नति करना होता है, विकास करना होता है शिक्षा का। शैक्षिक व्यवस्था और उसकी कार्य प्रणाली को जीवंत रखने के लिए नवाचार महत्वपूर्ण है। मतलब जैसा समाज होगा वैसे ही उसके स्वरूप में बनाने का प्रयास किया जाए, इसलिए इसका महत्व है। शिक्षा को दिशा बोध कराने में नवाचार महत्वपूर्ण। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराने के लिए शैक्षिक जो नवाचार होता है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये महत्व होता है। आप 6 पॉइंट भी लिख दोगे तब भी चलेगा। और सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर देने, दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा या अनरत शिक्षा, ऐसे बच्चों को पाने का नवाचार महत्वपूर्ण है। मतलब जो दूरस्थ शिक्षा होती है, टाइप्स ऑफ वो शिक्षा पढ़ा होगा आपने, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, उसमें आपने दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, ऑफिशियल, अनऑफिशियल पढ़ा होगा। तो उन सबको अगर समान, सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए ये टेक्नोलॉजी जो नई चीज़ें आ रही है ये ज़रूरी होती है। बिकॉज डिस्टेंस लर्निंग कैसे पॉसिबल है? जब उसमें नवीन टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग में कहीं कोई बाहर नहीं जाके पढ़ता है, घर पे पढ़ता है, तो इसके लिए भी ज़रूरी है। शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं? और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप। कोठारी कमीशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नवाचारों को अपनाने पर बल दिया गया था। क्षेत्र क्या क्या है? फर्स्ट जो क्षेत्र है मूल्यांकन। मूल्यांकन को क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन।
आजकल सभी स्कूल में इवैल्यूएशन किया जाता है। इसका क्षेत्र इवैल्यूएशन क्यों बोला गया था? पहले इसको परीक्षा किया जाता था, तो परीक्षा जो था वो बहुत छोटा शब्द था, लेकिन अब क्या है, इसको मूल्यांकन का नवाचार किया गया, अब मूल्यांकन बोला जाता है। और डॉक्टर BS ब्लूम ने जो बोला था कि परीक्षा जो होता है वो बहुत छोटा शब्द होता है, बहुत पतला है, संकीर्ण मतलब नैरो होता है, जिसको हम उसकी जगह पे हमने मूल्यांकन शब्द का अधिक प्रयोग किया, इसलिए उन्होंने मूल्यांकन शब्द पर ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। तो मूल्यांकन से क्या होता है, सभी पक्षों का पता चलता है। मूल्यांकन से बच्चों के सभी पक्षों का पता चलता है, और जो पाठ्यचर्या पढ़ाने का उद्देश्य, ये सभी इस चीज़ों में सुधार किया जा सकता है मूल्यांकन से, ठीक है। इसलिए इसको मूल्यांकन, अब परीक्षा ना बोलकर इसको मूल्यांकन बोला जाता है। तो मूल्यांकन के क्षेत्र में भी नवाचार बहुत जरूरी था, तो एक नवाचार का ही रूप है मूल्यांकन। फिर होता है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम से पहले क्या होता है, तक यही बोला जाता था कि मतलब जो कहावतें थी उसमें यही बोला जाता था कि बच्चे क्या होते हैं, खाली घड़ा होते हैं, मतलब एक कोरा कागज होता है जिसे जाके टीचर भरता है। टीचर में ये अवधारणा जो थी वो बहुत प्रचलित थी, ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया था कि हम उनको इस घड़े को भरेंगे। लेकिन क्या अब ऐसा नहीं है, शिक्षण अधिगम में अब चेंज हो गया है। अब टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो घर से भी कुछ सीख के आते हैं, वो खाली घड़ा नहीं है, अब वो घर से भी कुछ सीख के आते हैं, उनका पता लगाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग शिक्षण अधिगम मतलब सिखाना चाहिए। इसमें है, तो ये भी नवाचार का ही एक रूप है। तो इसका क्षेत्र है प्रार्थना एवं स्थल गतिविधि। इसमें क्या होता है, प्रार्थना का, ये असेंबली का ही बात कर रहा है। इसमें पहले क्या होता था कि पहले एक पोयम, मतलब कोई भी एक प्रेयर की जाती थी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया जाता था। लेकिन अब नवाचार के माध्यम से ही अब क्या होता है, पोयम में थॉट बोला, मतलब जाके प्रेयर में थॉट बोला जाता है, कोई न्यूज़ सुनाया जाता है, कोई सदवाक्य बोला जाता है, ऐसे ऐसे बहुत सी मतलब योगा किया जाता है, एक्सरसाइज करवाया जाता है, PT की जाती है प्रेयर के टाइम में। तो बहुत सी ऐसी गतिविधि हैं जो अभी आई हैं, तो ये सब नवाचार की ही तो है। फिर होता है सहगामी क्रियाएं। सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सब पहले क्या होता था, बस पाठ्य पुस्तक ही पढ़ाया जाता था, कोई को करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब प्रोजेक्ट बनवाया जाता है, प्रेजेंटेशन होती है, कहानी सुनाया जाता है, नाटक होती है। ये सब चीज़ें क्या है, ये तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ में आती है, तो इसमें बच्चों का ही विकास हो रहा है, शिक्षा में उन्नति हो रही है, तो ये आता है। फिर आता है सामुदायिक सहभागिता। इसका संबंध है कि प्राथमिक विद्यालय में जो ग्राम समिति बनाई गई थी, ग्राम शिक्षा समिति जो बनाई गई थी, पहले क्या होता था, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी, उनका काम तो बस, वो बनाई गई थी लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी। जो प्राथमिक विद्यालय में थे उनमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी, उनके कामों को नहीं करती थी, बस ऐसे निष्क्रिय थी। तो अब क्या है, अब ब्लॉक शिक्षा समिति, संसाधन, ऐसे बहुत सी लोगों को ज्वाइन कर दिया गया है उसमें, जो अब पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी प्राथमिक विद्यालय की क्रियाएं होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, PTM मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है। तो ये सारे क्या होता है, ये सब एक नवाचार ही तो है, और ये सामुदायिक सहभागिता में ही आता है। फिर विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन का मतलब है, पहले क्या होता था कि विद्यालय में प्रधानाचार्य थे, जो प्रिंसिपल थे, वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी, क्लास मतलब प्राथमिक विद्यालय या स्कूल को मैनेज करने का, चाहे वो चेयर का कुछ भी। लेकिन उसके बाद क्या, ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई। अब इसका क्या कार्य क्या था कि स्कूल में सभी प्रबंधन का मतलब मैनेज करना, चेयर, कुर्सी, टेबल, बुक, दीवार, पेंट, सब ये काम किसका होता है, विद्यालय प्रबंधन का। तो ये सब नवाचार का ही तो है। अब ये मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, लोग आते हैं, उनके साथ स्थानीय लोग भी उनका सहयोग करते हैं, तो इसमें ये विद्यालय प्रबंधन में होता है। लैब एरिया का मतलब क्या होता है, लैब एरिया में क्या होता है कि अभी ये मतलब एक लैब एरिया जो होता है, एक लैब एरिया परिक्षेत्र होता है, हम कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो स्थानीय 11 प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ा जाता है, इसमें 11 विद्यालय आते हैं एक लैब एरिया में। तो इसमें जो वहाँ की जो टीचर्स होते हैं, कि वो किस तरीके से शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी निगरानी करने के लिए जो होते हैं जिला शिक्षा प्रवक्ता जो होते हैं,
उनकी ड्यूटी लगी होती है, एज अ मेंटर की तरह काम करते हैं, उनको मेंटर कहा जाता है। वो जाके वहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं महीने में 2 बार जाके, और फिर जो सुधार की ज़रूरत होती है वो अध्यापक या शिक्षक को बताते हैं वहाँ के, ताकि वो अच्छे से शिक्षा दे सके बच्चों को। तो लैब एरिया के अंतर्गत 11 या 12 विद्यालय आता है, और जाके वहाँ पे जो एक ड्यूटी लगी रहती है किसी की, जो हम कह सकते हैं कि हमारे डाइट के टीचर्स भी हो सकते हैं, जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ के प्रवक्ता भी हो सकते हैं। वो जाएंगे महीने में 2 बार, वहाँ की निगरानी करेंगे, फिर जो उसमें सुधार की ज़रूरत है वो शिक्षक के साथ बताएंगे। फिर होता है विषयगत कक्षा शिक्षण, समसामयिक दृष्टांत। इसमें क्या होता है, समसामयिक दृष्टांत। विषयगत कक्षा शिक्षण क्या, पहले क्या होता था कि टीचर आते थे क्लास में, पाठ्य पुस्तक जो भी टॉपिक है आके तुरंत पढ़ा के चले जाते थे, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए टीचर क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। अगर कोई भी चीज़ बतानी है उन्हें, अकबर के बारे में बतानी है, तो अकबर के बारे में कि कब उसने शासनकाल संभाला, तो वो पूछेंगे बच्चों से कि आपका एज कब था, उस एज में उन्होंने भी किया। एग्जाम्पल दे दे के, मतलब व्यवहारिक एग्जाम्पल, नेचुरल एग्जाम्पल देंगे, उनसे जोड़ के कोई भी हिस्ट्री हो या इतिहास पढ़ानी हो या कोई भी आसपास की चीज़ों के बारे में बतानी हो, तो वो एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, उदाहरण दे दे के बताएंगे। तो ये एक नवाचार का ही क्षेत्र है। तो ये सारे जो क्षेत्र है आप एग्ज़ाम में लिखोगे नवाचार के क्षेत्र। अगर अति लघु में आता है तो आप पॉइंट ऐसे लिख दोगे, अगर लॉन्ग में आता है, लघु में आ सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।